हेलो पेपर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 कस्टम का टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस। अराउंड कितने क्वेश्चंस हैं? 17 क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगेन मैं सजेस्ट करूँगी क्वेश्चंस के लिए आप समरी बना लें ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम सिर्फ कंसेप्ट वीडियोज़ देख लें तो हो जाएगा। तो जैसे लाइक 17 क्वेश्चन है तो काफ़ी कुछ तो रिपीट होने वाला है कंसेप्ट क्वेश्चन से ही, ठीक है। तो बट कुछ केस स्टडीज़ हैं जो कि आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट कि वो उस केस स्टडीज़ का आप समरी बना लें, मतलब केस स्टडी का नाम लिखें और उस केस स्टडी में क्या फैक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लें, राइट। तो बाकी राइटिंग पोर्शन तो आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट मच फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू इफेक्टिव डेट ऑफ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन नंबर 25। तो जो भी नोटिफिकेशन इशू करता है तो उसका इफेक्टिव डेट क्या होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी वह नोटिफिकेशन इशू होता है तो उस नोटिफिकेशन में एक डेट ऑफ इशू रहता है, राइट। मतलब डेट ऑफ इशू मतलब जिस दिन वो नोटिफिकेशन साइन हुआ है, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो साइन क्या है कि इसको पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है। उसको हम डेट ऑफ इशू मानेंगे। तो जो डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ एवरी नोटिफिकेशन है वो डेट ऑफ इशू होना चाहिए, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है ना, समटाइम्स ये जो हम पब्लिश करते हैं ऑफिशियल गैजेट में उसके वजह से कुछ डिले हो जाता है। द प्रोविजन इज मेड एज देयर मे बी डिले इन 1 और 2 डेज इन पब्लिशिंग द गैजेट। अगर इस केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया कि अगर नोटिफिकेशन हमने 2 नवंबर को इशू कर दिया है बट उसको हम पब्लिश किया ऑफिशियल गैजेट में 4 नवंबर को, तो हम ऐसा मानेंगे कि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो हमारा 2 नवंबर को ही इशू हुआ है। क्लियर है? तो यही बोल रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक ASC लिमिटेड कंपनी है, वो एक टेक्निकल कोलैबोरेशन में आया है एक अनदर कंपनी जो कि नेदरलैंड का है, और उसलिए वो ड्राइंग्स और बाकी बहुत सारे डिज़ाइन पेपर फॉर्म में मंगवा रहा है, ठीक है। पोस्ट से, पार्सल से, कुरियर से मंगवा रहा है। तो ASC डिक्लेयर कर रहा है कि वैल्यू ऑफ दिस ड्राइंग और डिज़ाइन बहुत नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए एक्सक्यूज मी, काफ़ी नॉमिनल वैल्यू होना चाहिए। हाउएवर जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो इनका इंटरेस्टिंग वैल्यू लिया वैल्यूएशन ऑफ कस्टम के पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे ASC लिमिटेड बोल रहा है कि जो कस्टम ड्यूटी है वो लेवी नहीं होगा क्योंकि जो ड्राइंग एंड डिज़ाइन है वो डेफिनेशन ऑफ गुड्स नहीं है अंडर द कस्टम एक्ट 1962। तो हम देखते हैं ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी का नाम है सुप्रीम कोर्ट का केस स्टडी है, दैट इज़ एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड वर्सेस CC 2001 एंड देन अगेन वो सब है। और उसमें क्या बोल रहा है कि जो कोर्ट ऑब्जर्व क्योंकि जो टेक्निकल एडवाइसेस और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इंटेंजिबल एसेट्स है, वेल एंड गुड, ओके। बट जो अगर जैसे ही हम उस एडवाइसेस को एक मीडिया फॉर्म में डाल देते हैं, मतलब चाहे वो आपके मतलब पेपर में हो या फिर डिस्क में हो, कैसेट में हो या कोई भी अदर थिंग में हो, तो अगर हम उसको किसी भी जिस मोमेंट में हम उसको मीडिया फाइल में डाल दे रहे हैं तो तब से वो हमारे लिए मूवेबल हो गया और दस वो हमारे लिए गुड्स हो जाएगा। इंटेंजिबल गुड्स नहीं होंगे, ठीक है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो नहीं होगा, बट जैसे हम उसको मीडिया में डाल रहे हैं, राइट, तो तब से वो मूवेबल हो जाएगा। मूवेबल हमारे लिए गुड्स है कस्टम में। तो देयरफॉर जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो ड्राइंग एंड डिज़ाइंस एंड मैनुअल्स हैं वो कस्टम ड्यूटी उसमें लगेंगे, ठीक है। तो अगेन ASC लिमिटेड का जो स्टैंड था वो करेक्ट नहीं था, और यहाँ पे एट प्रेजेंट बता दें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे एक इम्पोर्टर है जो कि सर्टेन इनपुट्स इम्पोर्ट किया है। क्यों इम्पोर्ट किया? ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाए, ठीक है। तो और स्मॉल पोर्शन ऑफ जो इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं वो ना ट्रांजिट में डैमेज हो गया, मतलब या तो मतलब जब वो आ रहे थे वेसल के थ्रू, सपोज एक आ रहा था आपका इनपुट और रास्ते में कुछ इनपुट डैमेज हो गया और वो आपके मैन्युफैक्चर तक पहुंच नहीं पाया, अपने मैन्युफैक्चरर तो मतलब जो एक इम्पोर्टर है उसके पास पहुंच नहीं पाया, जिससे कि वो उस फाइनल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया उस इनपुट से। तो उसके बाद यहाँ पे इतने की स्टोरी समझ में आई। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है, थोड़ा सा झोल है इसमें, कि यहाँ पे एक वो जो इनपुट्स वो मंगवा रहा था, वो इनपुट्स मंगवाने के बाद उसको जब वो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मैं यूज़ करता, वो वहाँ पे जो मतलब वो जो स्पेसिफाइड रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था और उसको यूज़ कर रहा था स्पेसिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो ये एक एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के अंडर था कि वो प्रोवाइडेड वो स्पेसिफाइड मटेरियल मंगा के वो स्पेसिफाइड मैन्युफैक्चर करेगा तो उसमें आपको कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, ऐसा बोल के एक नोटिफिकेशन इशू हो रखा था। तो अब यहाँ पे यह बताना है कि ये जो इम्पोर्टर है वो क्या करे, मतलब वो जो उसका जो डैमेज गुड्स है उसमें अपन ऐसा मान लें कि वो एग्जाम था कस्टम ड्यूटी से, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इसके ऊपर भी हमारा एक केस स्टडी है, डेट इज़ BPL डिस्प्ले डिवाइस लिमिटेड वर्सेस CCEX गाजियाबाद। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कर रहा है कि जो बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते इंपोर्टर को इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो कि इंटेंटेड टू बी यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बट कैन नॉट सो बी यूज। हाँ, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी एग्जाम्पशन का बेनिफिट है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कुछ लीकेज हो गया है गुड्स में या कुछ शॉर्टेज हो गया है। एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट नो मटेरियल डिस्टिंक्शन कैन बी ड्रॉन बिटवीन लॉस ऑन अकाउंट ऑफ लीकेज एंड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज। अब हमको ये हम
एक्सटेंट अब उस टाइम उस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि कोई लीकेज की वजह से या कुछ शॉर्टेज की वजह से अगर हो रहा है तो दैट डजंट मीन कि हम आपके एग्जेम्पशन का बेनिफिट आपको प्रोवाइड नहीं करें। बट अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में तो डैमेज के बारे में, बट हम कैसे डिस्टिंक्शन करें बिटवीन द डैमेज और बिटवीन लीकेज, मतलब वो गुड्स जो कि नहीं पहुँचा अभी तक मैन्युफैक्चर के पास, वो लीकेज की वजह से नहीं पहुंचा कि डैमेज की वजह से नहीं पहुंचा। तो जो बेनिफिट ऑफ द सेड एग्जाम्पशन है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इनपुट है वो बेसिकली उस मैन्युफैक्चर उस फाइनल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए ही हम ला रहे थे, ठीक है। बट क्योंकि शॉर्टेज लीकेज हो गया तो हम नहीं ला पाए। इट हैज़ बीन क्लेरिफाई कि द वर्ड फॉर यूज हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एज अ टू मीन इंटरनल, मतलब यहाँ पे हमको बोला कि ये फॉर यूज़ को हमको थोड़ा और अच्छे से समझना है। देयरफॉर इंपोर्टर क्या है, वो बेनिफिट ऑफ द नोटिफिकेशन क्लेम कर सकता है और उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हुआ है ना। वो क्वेश्चन में पढ़ते हैं, एक प्योर एनर्जी लिमिटेड बोल के कंपनी है जो कि एंगेज हो रहा है ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड हैज़ इम्पोर्टेड सॉफ्टवेयर कंटेनिंग सेस्मिक डाटास। The importer is entitled to exemption from custom duty subject to condition that an essentially certificate granted by the Director General of Hydrocarbons is produced at the time of importation of the goods. Okay, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, समथिंग वो एक बिजनेस कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है ना, उसमें वो जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए कुछ वो इम्पोर्ट कर रहा है, राइट, कुछ सॉफ्टवेयर जिसमें डेटाज हैं वो इम्पोर्ट कर रहा है। तो इसमें एक एग्जाम्पशन था कि अगर वो जो आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन है, अगर वो आपको एसेंशियली सर्टिफिकेट ग्रांट कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। बट आपको क्वेश्चन गैस करने हो जा रहा होगा कि अभी तक वो ग्रांट नहीं किया तो क्या हमको एग्जाम्पशन क्लेम करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली अगर हमारी गलती से नहीं हो रहा है, वो उनके गलती से हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमको क्यों उनकी गलती का फल मिले, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कमीशन ऑफ कस्टम वर्सेस टुलाओ इंडियन ऑपरेशन लिमिटेड 2005 में हमको जो कोड बोल रहा है कि अगर कोई भी कंडीशन जो कि इज़ नॉट विद इन द पावर एंड कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्टर, मतलब कोई भी ऐसा कंडीशन हो रहा होता है, ऐसा कुछ सिचुएशन में आप आ रहे हो जिसमें आपका कोई कंट्रोल, आपका कोई पावर की वजह से नहीं है, बट वो जो आपका वो जो कंडीशन है वो आपकी पब्लिक फंक्शनरीज या नॉन उस पर डिपेंड करता है। अगर वो मतलब वो आपको टाइम पे नहीं दे, राइट, तो आपको ब्लेम नहीं किया जा सकता कि हम आपको एग्जाम्पशन नहीं देंगे। ये उस डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि अंडर द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में आते हैं, उनको रीज़नेबल टाइम में उस सर्टिफिकेट को आपको देना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिक्विडेटिव लेमिनेट्स इम्पोर्टेड, मतलब वो कुछ एक लिक्विडेटिव लेमिनेट्स बोल के एक बिजनेस फर्म है और वो इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ टाइप ऑफ पेपर और पॉलीवुड फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चर फर्नीचर, मतलब पॉलीवुड और कुछ टाइप ऑफ पेपर्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं, इंपोर्ट कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्नीचर, ठीक है। और जो सेट गुड्स हैं उसको हम वेयर हाउस करते पहले फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इम्पोर्ट, तो हम कस्टम पोर्ट से लेके हम उसको वेयर हाउस में रखती है। Lucrative remains sought an extension of the warehousing period which was granted by the authorities. However, even after the expiry of the said date, it did not remove the goods from the warehouse. Subsequently, lucrative laminates applied for remission of duty under section number 23 of custom duty on the ground that the said goods has lost their shelf life and had become unfit for the use and on the non-availability of order for clearance. Okay, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि हमने import किया कुछ सामान और उसको हम वेयर हाउस में डाल दिए। अब जितना टाइम के लिए हम बोले थे कि इतने टाइम के लिए हम वेयर हाउस डाल रहे हैं, वो टाइम हो चुका था, ठीक है। बट स्टिल जो ये फर्म है, मतलब ये जो लुक्रेटिव लेमिनेट्स हैं, वो अब तक हटाया नहीं। उसके बाद कुछ दिन बाद वो आया, चेक किया होगा तो वो अब उसका सेल्फ लाइफ मतलब वो एक्सपायर हो गया था और वो फिट फॉर द पर्पज़ नहीं था। तो अब वो सेक्शन नंबर 23 जो कि हमने रेमिशन वगैरह में पढ़ा है, उसके अंदर वो उससे रिफ़ंड मांग रहा है कि जो भी टैक्स वो पे कर रहा है तो उसका रिफ़ंड मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नो, द एप्लीकेशन फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटी फाइल बाय द लिक्विडेटिव लेमिनेट्स वैलिड नहीं है। द फैक्ट ऑफ द गिवन केसेस हमारा किसमें डेकोरेटिव लेमिनेट्स वर्सेस डेकोरेटिव लेमिनेट प्राइवेट लिमिटेड वाले केस में है, या ये हाई कोर्ट का केस है, ठीक है। हाई कोर्ट यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 को इंटरप्रेट कर रहा है और यहाँ पे ये स्टेट कर रहा है कि ओनली व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स हैज़ बीन लॉस्ट, ठीक है, जब गुड्स लॉस्ट हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लॉस्ट पिल्फरेज नहीं होना चाहिए, लॉस्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हो रहे हैं एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजप्शन, तभी जो रेमिशन ऑफ ड्यूटी है वो अवेलेबल रहेगा। फर्दर, इवन बिफोर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजप्शन इज मेड, relinquishment of title of the goods can be made in such event also as importer would not be liable to pay duty. यहाँ पे मेंशन किया है कि एक्सप्रेशन एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन,
यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ली है एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजर्वेशन, इसका मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हम इनिशियल ऑर्डर टाइम जो हमने टाइम पीरियड बताया था कि उतना टाइम पीरियड के लिए हम गुड्स को वेयर हाउस करेंगे या सर्टेन एक्सटेंडेड टाइम भी देते हैं, वो एक्सटेंडेड डेट भी अगर एक्सपायरी हो गया तो वो जो पीरियड है ना जो एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन वो लैप्स हो जाता है। ठीक है, तो द सेड एक्सप्रेशन कैन नॉट एक्सटेंडेड टू पीरियड आफ्टर द लैप्स ऑफ द एक्सटेंडेड पीरियड, मल्ली बिकॉज वो अभी तक क्लियर नहीं किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि एज पर सेक्शन नंबर 71 अगर हम वेयर हाउस पीरियड एक्सपायरी होने के बाद भी अगर हम गुड्स को रिमूव नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद हम जब भी गुड्स को रिमूव करेंगे उसको ऐसा माना जाएगा कि हम इम्प्रॉपरली गुड्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एज पर सेक्शन नंबर 71 हमारे वेयर हाउस चैप्टर में था ये। द हाई कोर्ट ओवररूल्ड द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल, ये वही बताया कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एज पर सेक्शन नंबर 71 भी आ जा रहा है। एंड फर्दर इन केशोराम रेयन वर्सेस, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हेल्ड किया था कि गुड्स जो कि रिमूव हो रहे हैं विद इन द परमिसिबल पीरियड्स, उसको जो कि रिमूव नहीं हो रहे हैं विद इन द परमिसिबल पीरियड्स उसको मानेंगे कि वो इम्प्रॉपरली रिमूव हो रहा है, तो देयरफॉर सेक्शन नंबर 23 इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। Explain with reference to decided case law whether clearance from Domestic Tariff Act to SEZ is chargeable to export duty under SEZ Act 2005 और the Custom Act 1962। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर हम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन तक लेके जा रहे हैं तो क्या वो चार्जेबल होगा अंडर सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका केस स्टडी तो याद करके ही जाना, दैट इज़ तिरुपति उद्योग लिमिटेड वर्सेस UOI। तो इसमें क्या बोल रहा है, इट इज़ हेल्ड दैट द क्लियरेंस ऑफ गुड फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर नॉट चार्जेबल टू एक्सपोर्ट ड्यूटी आइदर अंडर SEZ या फिर अंडर कस्टम एक्ट। ना तो वो उसमें एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, ना तो SEZ में लगेगा और ना ही कस्टम एक्ट में लगेगा, दोनों में उनका एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर हमारा DTA से हमारा अगर SEZ तक जा रहा है या फिर वाइस वर्सा जा रहा है तो इसमें कोई भी हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, चाहे वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारा अंडर SEZ एक्ट हो या फिर अंडर कस्टम एक्ट हो। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कि क्यों एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। फर्स्ट है ये जो चार्जिंग सेक्शन है उसको अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, अगर हम स्ट्रिक्टली उसको कंसिडर करेंगे तो एक पर्सन इज नॉट एक्सप्रेसली ब्रॉट विद द स्कोप ऑफ चार्जिंग सेक्शन ही कैन नॉट बी टैक्स एट ऑल। तो हम जब सेक्शन नंबर 12 के बारे में पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन में तो उसमें हमको बोला क्या गया है, उसमें हमको बोला गया है कि फर्स्ट वो गुड्स होना चाहिए, ठीक है, सेकंड वो एक्सपोर्ट या इसका इंपोर्ट होना चाहिए, थर्ड उसका कस्टम टैरिफ एक्ट में उसका रेट होना चाहिए, फोर्थ गवर्नमेंट गुड्स और नॉन गवर्नमेंट गुड्स सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमको ये बताया कि इसमें अगर हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया गया है कि अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से SEZ में जाएंगे तो वो हमारे चार्जिंग सेक्शन में आएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो SEZ एक्ट है वो भी ऐसा कोई प्रोविज़न कंटेन नहीं करता फॉर द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड गुड्स सप्लाई टू DTA यूनिट, मतलब कस्टम में चार्जिंग सेक्शन में तो ऐसा कुछ मेंशन है ही नहीं, SEZ में भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि अगर DTA से SEZ जा रहा है तो उसमें कुछ लगेगा बोल के। सिंस देयर इज नो चार्जिंग प्रोविजन इन द SEZ एक्ट प्रोवाइडिंग फॉर द लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन सच गुड्स तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, रीडिंग सेक्शन 12(1) ऑफ कस्टम एक्ट अलॉन्ग विद सेक्शन 218, 223 एंड 227 मेक इट अपेरेंट दैट द कस्टम ड्यूटी कैन बी लेविड ऑन नियर गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ओके, एंड सिंस बोथ द SEZ यूनिट एंड DTA यूनिट्स आर लोकेटेड विद इन द टेरिटोरियल, और वो क्या है, वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में ही रहते हैं, सप्लाईज फ्रॉम इसको, इसलिए हमारा कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। ठीक है, और इसके बाद वो व्यू हैज़ ऑल्सो बिन कन्फर्म इन, ये वाला एक और केस स्टडी है उसमें भी कन्फर्म हुआ था। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, Mrs. MSSYZ, a 100% export-oriented undertaking, imported DG set and furnace oil duty-free for setting up captive power plant for its power requirement for export production. The benefit was available via an exemption notification. तो मतलब बेसिकली एक XYZ बोल के एक फर्म है, वो एक 100% अंडरटेकिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड की, और वो DG सेट्स और कुछ एक फर्नेस ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्शन कर सकें। और ये जो बेनिफिट इसमें इसके लिए बेनिफिट भी अवेलेबल है, मतलब इसको एग्जाम्पशन भी अवेलेबल है। दे यूज़ द पावर सो जनरेटेड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बट सोर सरप्लस पावर इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो जो भी पावर उन लोग जो सो जनरेट किए थे उसको वो एक्सपोर्ट करते थे, बट कुछ सरप्लस अगर एक्स्ट्रा पावर बना दिए तो उसको DTA एरियाज़ में भी उन लोग कर देते थे। कस्टमर डिपार्टमेंट हैज़ डिमांड ड्यूटी ऑन DG साइड एंड फर्नेस ऑन एज सरप्लस पावर हैज़ बीन सोल्ड इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि
यूज ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स फॉर मैन्युफैक्चर, हाँ, तो ड्यूरिंग कस्टम। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सप्लाई कर रहे हैं उसका एग्जाम्पशन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका भी हमारा केस है कमिश्नर वर्सेस हनिल एरा टेक्सटाइल लिमिटेड। यहाँ पे सुप्रीम को एग्री किया कि द व्यू टेकन बाय द ट्रिब्यूनल दैट इन द एब्सेंस ऑफ ए रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इन द नोटिफिकेशन। हाँ, तो मैं कहाँ थी? ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन क्या है? इसका क्वेश्चन ये है कि एक फर्म है, लाइक एक प्रोप्राइटर है, वो क्या करता है, वो इंपोर्ट करता है कुछ डीजी सेट्स या फिर कुछ फर्नेस ऑयल, ताकि वो जनरेशन ऑफ पावर कर सके। यहाँ पे एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन था और उसमें ऐसा लिखा गया था कि अगर मतलब एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इसके लिए अवेलेबल था, राइट। बट उस एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में ऐसा कोई क्लॉज नहीं लिखा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसको मैन्युफैक्चर में अगर इनपुट को अगर से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। मतलब वो जो मैन्युफैक्चर करता था ना, ये जो यहाँ पे ये जो डीजी सेट और जो फर्नेस ऑयल मंगा के जो वो जनरेशन ऑफ पावर करता था उसको वो एक्सपोर्ट करता था, और जब अगर सरप्लस हो जाता था तो डीटीए में दे देता था, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में दे देता था, राइट। तो यहाँ पे बट हमारा जो एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ हमको मेंशन नहीं था, रेस्ट्रिक्टिवली मेंशन नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो ही हमको मिलेगा एग्जाम्पशन, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि सुप्रीम कोर्ट एग्री किया और टू द व्यू टेकन बाय इन द एब्सेंस, अगर कोई भी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज ही अवेलेबल नहीं है नोटिफिकेशन में, जिसको हम सोलली एक्सक्लूसिवली यूज़ की वो सोलली या सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट में ही होगा, मतलब हम जो भी गुड्स बना रहे हैं उसको हमको एक्सपोर्ट करना है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज ही नहीं था। तो कोई उसमें इसलिए कोई भी वायलेशन ऑफ कोई भी कंडीशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? कोई भी वायलेशन ऑफ एनी कंडीशन नहीं हो रहा है अगर वो, क्योंकि अगर कोई सरप्लस को अगर वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सोल्ड कर दे रहा है। देयरफॉर नो ड्यूटी कैन बी डिमांडेड फ्रॉम XYZ for selling and surplus। ओके, क्लियर है? और क्या क्या रीजंस है कि वो यूज़ कर रहे हैं ड्यूटी फ्री के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जो सरप्लस है सिर्फ वही उन लोग डीटीए में बेच रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अब इजी क्वेश्चन आई गेस। स्पेशल एग्जामिशन, जनरल एग्जामिशन। स्पेशल एग्जामिशन में स्पेशल ऑर्डर रहता है, स्पेसिफिक पीपल के लिए रहता है, ठीक है। एज पर सेक्शन नंबर 25(2) यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई है पब्लिक इंटरेस्ट में तो वो स्पेशल ऑर्डर इन ईच केसेस करेगा, और पेमेंट ऑफ ड्यूटी, और वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में रहता है, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के लिए रहता है। उसके साथ साथ अगर आपका जो ड्यूटी है वो लेस देन 100 है तो आपको यहाँ पे भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम एडहॉक एग्जाम्पशन भी बोलते हैं और इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू, और उसको हम ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं करते हैं। वेयर एज जनरल एग्जाम्पशन हम अगेन वही वर्डिंग से, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई है पब्लिक इंटरेस्ट में तो वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में डाल देगा। वो जनरली आइदर एब्सोल्युटली मतलब या सब्जेक्ट वाइज आइदर होल या थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट उसको किसी स्पेसिफाइड पर्सन के लिए नहीं है, वो ओवरऑल सबके लिए है, ठीक है। और हाँ देखो यहाँ पे है, फर्दर दिस एग्जाम्पशन अप्लाइज टू ऑल इम्पोर्टर वाइल एग्जाम्पशन अंडर 25(2) इज फॉर ए स्पेसिफिक इम्पोर्टर एंड स्पेसिफिक गुड्स अंडर इम्पोर्ट। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमको यहीं से देख लेते हैं। रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट गुड्स के लॉस्ट और पिलफरेज गुड्स के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 23 के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेक्शन नंबर 13, और ये 23(1) है, और 23(2) हमारा वो था रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल था, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ये लॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 23(1) के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है कि इसमें हम बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजप्शन, मतलब हमने टैक्स वगैरह सब पे करते हैं बट जस्ट एक्चुअल क्लियर कर रहे थे हम होम कंजप्शन में, तब कुछ गुड्स जो हो गए वो डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस हो गए, और जो डिस्ट्रॉय या लॉस हुए वो पिलफरेज की वजह से नहीं हुए हैं। तब अगर ACDC सेटिस्फाई हैं तो वो हमारा जो पेमेंट हमने किया है वो हमको रिफ़ंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ इम्पोर्टर के पास रहेगा, राइट। और पिलफरेज गुड में क्या होता है? पिलफरेज गुड में पेटी थेफ्ट होता है, या फिर इसमें क्या होता है कि आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस, बट बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। तो इसका अथॉरिटी पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के पास रहता है, इसका जो कस्टोडियन रहते हैं। तो उसमें अगर पिलफरेज में है तो वो आपको पे नहीं करना है, और बट अगर हाउएवर आपको जो गुड्स है वो रिफ़ंड कर दिया गया तो आपको पे करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बेसिकली उन दोनों के बीच में डिफरेंस ही बताना है, तो इसी से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये सेक्शन नंबर 13 और ये 23(1) में आया है, और इसमें कोई भी ड्यूटी पे नहीं करना है। इसमें हम ड्यूटी पे कर चुके हैं बट हम इसको रेमिट हमको
इसका रेमिटेंस मिल जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कंसेप्ट वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे है कि जो डिपार्टमेंट है उसको कंपनसेशन मिलता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 3। तो यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्टर है उसको तो ड्यूटी पे करना नहीं है, तो एक बार उसको तो ड्यूटी पे करना नहीं है, तो किसको ड्यूटी पे करना रहता है कि जब भी जो गुड्स जो कस्टम पोर्ट में रहता है तो वो किसकी कस्टडी में रहता है, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी की कस्टडी में रहता है, तो बेसिकली वो पे करेगा। ठीक है। उसके यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं। उसके बाद ये जो पेटी थेफ्ट होता है वो बेसिकली ह्यूमन बीइंग ही करता है, मतलब चुरा लेते हैं ये वगैरह कर लेते हैं, बट यहाँ पे जो लॉ से डिस्ट्रक्शन होती है नेचुरल कॉजेज से, एक्ट ऑफ गॉड से भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्टोरेशन पॉसिबल है, यहाँ पे रिस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब अगर हम इसको रिस्टोर कर देते हैं, चुरा लिया है तो हम उसको चोर को ढूंढ ले तो हमारा रिस्टोरेशन हो जाता है, राइट। तो वो बट यहाँ पे तो रेस्टोरेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी होप ऑफ रिकवरी नहीं है। उसके बाद ये वेयर हाउस के लिए नहीं है, और बट ये वेयर हाउस के लिए भी है, और ये आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन है। ये बिफोर और आफ्टर एनी बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन है, मतलब हमने पे कर दिया सब चीज़ बट एक्चुअल होम कंजप्शन के लिए क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद ड्यूटी नीड नॉट टू बी कैलकुलेटेड, इसमें हमको ड्यूटी कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि हमको ड्यूटी पे ही नहीं करना है, और बट इसमें हमको ड्यूटी कैलकुलेट करना है क्योंकि हमको उसका रेमिटेंस मिलेगा। एंड इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि वो ऑब्वियस है, हमको पता चल रहा है कि वो खो गया है। एंड यहाँ पे अगर वो फायर लगा है तो कैसे फायर लगा है ये वो तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। क्लियर है। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। नेक्स्ट, good manufactured or produced in India which were earlier exported and thereafter imported into India will be treated at par with other goods imported into India. Is the proposition correct or any concession is provided on such import? Discuss briefly. तो ये आपका बेसिकली सेक्शन नंबर 20 के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रपोजिशन है करेक्ट है, जो प्रपोजिशन है वो करेक्ट है। हाँ, हाउएवर कुछ कंसेशन हमको प्रोवाइड किया गया है। तो बेसिकली हमने पढ़ा था दो चीज़ है, एक हमको कंसेशनल रेट में पे करना पड़ता है, एक हमको एग्जेम्पशन हो जाता है, बट दोनों के कुछ कुछ कंडीशंस रहते थे। याद करो, याद नहीं आ रहा, ये वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कंसेप्ट वीडियो में जाके एक बार इसको पढ़ लें। ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ मिलता था कुछ। यहाँ पे पहले तो कंसेशंस भी प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड कि जो मैक्सिमम इंपोर्ट ड्यूटी है वो ड्यूटी ड्रॉबैक और रिफंड के हिसाब से ही मिलेगा, मतलब जो आपने जब उसको एक्सपोर्ट किया था तो ऑब्वियसली आपको कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक मिला होगा या कुछ रिफ़ंड मिला होगा, तो जब आप नेक्स्ट उसको री इम्पोर्ट करेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये ड्यूटी ड्रॉबैक या फिर ये जो आपको रिफ़ंड मिला था उतना आपको इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। एंड सेकंड था कि आपको यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ सपोज़ आपका जो रिपेयर है उसको कोई आप रिपेयर करवा रहे हैं उसका कोई कॉस्ट नहीं लगा, सपोज़ वो वारंटी में था, उसका हमने क्वेश्चन भी किया था, इलस्ट्रेशन भी किया था, तो उसको हमको फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर ले लेना था, मतलब फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर का प्राइस लेना था, इसमें हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल जितना लगा हमको वो भी इंक्लूड करना था, उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस और फ्राइट चार्जेस थे बोथ वेज उसको भी हमको लेना था। इसका एक इलस्ट्रेशन हमने किया था, वो देखने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो अबव टू कंसेशंस है वो ये है कि 3 ईयर और 5 ईयर है। ये जो 2 कंसेशन है उसका कंडीशन क्या क्या फुलफिल होना चाहिए कि मतलब जो रीइम्पोर्टेशन है वो हमको 3 साल तक करना है, हाउएवर 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, और मस्ट भी सेम इम्पोर्टेड गुड्स एंड रीइम्पोर्टेड गुड्स, और जो ओनरशिप थे वो भी सेम होना चाहिए। ये रहा, ओनरशिप भी हमारा सेम होना चाहिए। क्लियर है। और कुछ कुछ केसेस में जो कंसेशनल एप्लीकेबल नहीं थे, अगर हम EOU को दे रहे हैं या फिर हम पब्लिक प्राइवेट वेयर हाउस को दे रहे हैं या फिर 4th शेड्यूल के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो इसको जस्ट एक रीड करना है, और ये कंडीशन और कंसेशनल रेट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। ओके। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारा सेक्शन नंबर 25A और B वाला बात कर रहा है शायद। इसमें ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो गुड्स है वो हमने एक्सपोर्ट कर रखा था और वो रिपेयर करने के लिए जब वापस हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें हमको अगर वो स्पेसिफाइड गुड्स नहीं है तो उसमें हमको एग्जाम्पशन भी अवेलेबल होगा। उस एग्जाम्पशन का कुछ कंडीशंस है कि वो रिपेयर के लिए ही हो सकता है, और अगर नेपाल के लिए है तो वो 10 ईयर्स के लिए है, और अच्छा सॉरी 25A वाला नहीं है, 20 का एग्जाम्पशन वाला है। क्लियर है। ओके। तो ये सब कुछ कंडीशंस है। एक बार आपको इसको कंसेप्ट वाले वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाला आपका कंसेशनल सेक्शन नंबर 20 और सेक्शन नंबर 25A एंड 25B, इसको तीनों को साथ में लेके पढ़ें और आपको क्या डिफरेंस है वो भी
ईजिली पता चलेगा। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17 का। कुछ में आंसर तो दिया नहीं है, तो हम पढ़ते हैं। 12, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी। तो सबसे पहले हमारा लेवी होता है, ठीक है। हम यहाँ कहाँ पढ़े हैं, फर्स्ट एकदम फर्स्ट में पढ़े हैं इसके बारे में। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा। सबसे पहले लेवी होगा, फिर असेसमेंट होगा एंड फिर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस होगा। लेवी में आपका लाइबिलिटी डिक्लेयर होता है, असेसमेंट में आप लाइबिलिटी को क्वांटिफाई करते हैं, एंड फाइनल स्टेज में क्या होता है कि जो टैक्स और ड्यूटी है वो एक्चुअली कलेक्ट होता है, ठीक है। तो यही 3 चीज़ आपको उस क्वेश्चन नंबर 12 में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू डिनेचरिंग एंड म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स। तो मैं इसको आपको बता दे रही हूँ कंसेप्ट क्या है। तो इथाइल अल्कोहल इसका एग्जांपल था, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कुछ गुड्स होते हैं ना जिसमें बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है। तो उसमें ना क्या होता है, वो हायर रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है कि इथाइल अल्कोहल में अगर हम कुछ केमिकल्स डाल देते हैं तो वो जो बाकी सब पर्पज़ के लिए जो फिट था वो नहीं हो पाता है, वो सिर्फ फिर एक ही स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए फिट फॉर पर्पज़ होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, उस केसेस में कम कस्टम ड्यूटी लगता है। तो बेसिकली जो भी पर्सन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है, जो भी इंपोर्टर है, जो भी एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है बेसिकली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसको वो डिनेचर कर दे या म्यूटिलेट कर दे, ताकि वो लोअर कस्टम ड्यूटी अट्रैक्ट करे, जिससे कि वो अगेन ऑब्वियसली एक ही पर्पज़ के लिए यूज़ है, जो उनको पर्पज़ चाहिए वही पर्पज़ के लिए यूज़ है, बट लोअर कस्टम ऑफ ड्यूटी लगे, ठीक है। तो यही प्रोविज़न है, ये वाला एक बार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज या डिट्रॉयड। अगेन सेक्शन नंबर 22 हमने इतने बार डिस्कस कर लिया, वो कंसेप्ट वाले वीडियोस में भी, और यहाँ पे भी हमने कितने बार डिस्कस कर लिया है। अच्छा सॉरी, अबेटमेंट है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 23। अबेटमेंट वाला मैं अच्छे से एकदम पढ़ाई हूँ, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, इन केस अगर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ इस एक चीज़ के लिए देखना पड़ जाएगा, तो मैं इसलिए बता देती हूँ। हाँ, यहाँ पे ये रहा अबेटमेंट। तो यहाँ पे अगर इसमें 3 केसेस है, अरे ये देखो हमने सारे इलस्ट्रेशंस भी किए हैं। इसमें 3 केसेस है। फर्स्ट, अगर आपका असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाई है, तो अगर इंपोर्टेड गुड्स डैमेज हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं कोई भी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग द अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, उसके बाद आपका जो इंपोर्टेड गुड्स है अदर देन वेयर हाउस गुड्स, और वो सिर्फ डैमेज हो रहे हैं, सिर्फ डैमेज, डिस्ट्रॉय नहीं। डिस्ट्रॉय क्या होता है, क्वालिटी कम हो जाना, डैमेज मतलब फिजिकल डैमेज हो जाना। तो सिर्फ डैमेज हो रहे हैं एट एनी टाइम आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर सेक्शन 17 का एग्जामिनेशन में। उसके बाद अगर कोई वेयर हाउस गुड्स है वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज हो रहे हैं एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजक्शन, और वो ये सब ये जो 2 हो रहे हैं ना, ये जो 2 हो रहे हैं ये ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट हो रहे हैं। बट ये जो एक्सीडेंट हो रहा है वो कोई विलफुल एक्ट के नेग्लिजेंस या कोई भी ओनर, उसके एम्प्लॉयर, उसके एजेंट के डिफ़ॉल्ट से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लेंगे वो सबसेक्शन 2 के हिसाब से लेंगे, एंड सबसेक्शन 2 हमको बोल रहा है कि हमको अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी इतना पे करना है, मतलब प्रोपोर्शनल बेसिस पे हमको पे करना है। दैट इज़ पहले हम ले लेंगे कि हमारा वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स कितना है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ओरिजिनल, जितना हमको टोटल था, इनटू हमको डिस्ट्रॉय डैमेज गुड्स में कितना ड्यूटी पे करना पड़ रहा था, मतलब पहले कितना पे करना पड़ता जब अगर वो डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो इनटू कर देंगे। और इसमें हाउएवर अगर गुड्स डैमेज हो जा रहे हैं, राइट, अगर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तो हमको उसको वैल्यूएशन कैसे पता चलेगा, तो जिसका जो वैल्यूएशन है वो 2 बेसिस में पता चल जाएगा। एक तो जो प्रॉपर ऑफिसर अगर कोई वैल्यूएशन करवाएगा, मतलब प्रॉपर ऑफिसर जो वैल्यू बोलेगा वो हो जाएगा, या फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को भी नहीं पता तो वो पब्लिक ऑक्शन करेगा, या फिर वो टेंडर सेट करेगा, या फिर ओनर के कंसेंट में वो सेल करेगा, और जो भी ग्रॉस सेल प्रोसीड आएगा ना उसको हम वैल्यू ऑफ सच गुड्स मान लेंगे। क्लियर है। तो यही अबेटमेंट का केस था, इसके क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, आई वुड सजेस्ट एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आई गेस। ओके, कहाँ है, ओके 14 भी हो गया। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट 1962, इंडियन कस्टम वाटर और इंडिया बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 भी यही है कि हमको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन इंडियन टेरिटोरियल वाटर एंड इंडियन कस्टम वाटर। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो तीनों में आपको इसमें से दिखा देती हूँ।
सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो ये रहा, आर्टिकल 246 सब्जेक्ट मैटर बताता है। 7th शेड्यूल में लिस्ट 1 होता है आपका यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 रहता है स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 रहता है कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है, 2 में खाली स्टेट के पास पावर है, 3 में कंकरेंट दोनों के पास पावर रहता है। और एंट्री 83 ऑफ यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो लॉ बना सकता है रिगार्डिंग कस्टम्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ये रहा सेक्शन नंबर 227 में हमारा इंडिया है। इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, और इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में हम इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली टैक्सेबल इवेंट को समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से समझाया था पूरा अच्छे से कि ये देखो, अगर ये बेसलाइन है, अगर ये बेसलाइन है तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है यहाँ तक, ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है यहाँ तक हमारा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया रहता है। उसके 24 नॉटिकल माइल्स से कंटिन्यूस जोन रहता है, और उसके 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा EEZ रहता है, दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो अगर हमारा जो गुड्स आ रहे हैं यहाँ से, ये हमारा इंपोर्ट हो रहा है, राइट, हमारा जो गुड्स आ रहे हैं यहाँ, तो जैसे वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में आएगा, दैट मीन्स हमारा जो है इंपोर्ट वो स्टार्ट होगा। एंड अगर हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे वो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया क्रॉस कर देगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एंड हो गया है। तो बेसिकली ये जो 12 नॉटिकल माइल है वो हमको टैक्सेबल इवेंट समझने जानने के लिए बताता है। वेयर जो यहाँ पे हमारा इंडियन कस्टम वाटर सेक्शन नंबर 228 में बोल रहा है, तो इंडियन कस्टम वाटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक है, और एज पर ये मैरीटाइम जोन हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 नॉटिकल माइल तक है, और वो इंक्लूड करता है एनी बे, गल्फ, हावर, क्रीक और टाइडल रिवर तक, ठीक है। तो और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम 200 नॉटिकल माइल तक हम बेसिकली कोई भी गुड्स अगर स्मगल हो रहा है, कोई भी पर्सन स्मगल हो रहा है, कोई भी वेसल स्मगल हो रहा है, कुछ भी स्मगलिंग या कोई भी ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो हम तब तक उसको पकड़ सकते हैं, लाइक उसके गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, हम 200 नॉटिकल माइल्स तक कर सकते हैं। तो बेसिकली यही सब आपको लिखना है। तो पहले तो आपको दोनों को एक्सप्लेन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन में आपको डिफरेंसेस पूछा है, ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पूछा जो मैंने आपको बता दिया। तो इससे हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ये तो कुछ सिग्निफिकेंट केस स्टडीज़ हैं, आई डोंट थिंक वो इम्पॉर्टेंट होंगे, बट एक बार रेड कर लेना, ठीक है। तो हाँ, इसमें हमारे कुल मिला के 17 क्वेश्चंस हो गए हैं। देख लेते हैं पर कुछ क्वेश्चन छूट ना जाए। हाँ देखो 17 क्वेश्चंस हो गए। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड और भी वीडियोज़ आएंगे तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम लोग 2000 के आसपास सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। सो या दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय।